जी कैफेट, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 91 हमारा। आज के लेक्चर में हम एक तो रिव्यू रिपोर्ट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम रिव्यू रिपोर्ट का फॉर्मेट, कल मैंने आपको रीडिंग के लिए दिया था, हाँ जी, और उस फॉर्मेट को आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल इन ऑडिट, और इसके कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं हमारे सिलेबस में, वैसे बेसिक ही इसकी अंडरस्टैंडिंग है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रिव्यू रिपोर्ट को कंक्लूड करते हैं। रिव्यू रिपोर्ट में जो कंसेप्ट्स कल हमने डिस्कस किए थे उनमें से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नोट्स टू द अकाउंट्स का लफ्ज नहीं है, क्या लिखा हुआ है जी? समरी ऑफ सिग्निफिकेंट काउंटिंग पॉलिसी एंड अदर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन, और नोट्स और क्या होते हैं, ठीक, यही है नोट्स। ये जो समरी है और अदर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन है, ये नोट्स की तरफ ही उसका इशारा है, ठीक है। उसे समरी इसलिए कहा क्योंकि उसमें इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं होती जितनी के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते। जी बेसिक कंक्लूजन, मेरे भाई अगर आपने बातें करनी होती है पीछे चले जाया करें, मेरे सामने बैठ के जो बातें करते हैं मुझे डिस्टर्बेंस होती है। मैं कितनी दफ़ा आपको कह चुका हूँ, आपने बातें करनी, मुझे कोई इतराज़ नहीं, पीछे बैठ के बातें करना। जी दोबारा पूछिए मेरे भाई। अच्छा, बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ, ये अभी हम रिपोर्ट डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा कि बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ जो कि ऑडिट रिपोर्ट में हमने स्टडी किया था लाजमी आएगा, वो इस रिव्यू रिपोर्ट में क्यों नहीं है और कब आ सकता है, ठीक है। इसकी डिस्कशन मैं जब रिपोर्ट फॉर्मेट आपके साथ शेयर करूंगा उसमें करूंगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? जी रिव्यू रिपोर्ट के लिए उसने वर्ड यूज किया कि स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटी। लार्ज एंटिटी के लिए क्यों नहीं किया? क्योंकि लार्ज एंटिटीज का ऑडिट होगा, ठीक है, वो रिव्यू करवा रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है, और अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ लिस्टेड कंपनीज के केस में उसके लिए दूसरा स्टैंडर्ड है, दूसरा कंसेप्ट है, ठीक है। हमने रिव्यू याद रखें, एक है रिव्यू जो स्टैट्यूटरी है और एक है रिव्यू जो नॉन स्टैट्यूटरी। जिस तरह ऑडिट है ना, एक स्टैट्यूटरी ऑडिट है, एक नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट है, उसी तरह रिव्यू भी सम टाइम रिक्वायर्ड बाय लॉ होता है लार्ज कंपनीज का। आपने वो लॉ में पढ़ा होगा, लिस्टेड कंपनीज का हाफ ईयरली रिव्यू करवाना लाजमी होता है, ठीक है। तो जो लार्ज स्केल कंपनीज होती हैं उनका रिव्यू, उनके लिए रिक्वायरमेंट्स थोड़ी डिफरेंट है, उनके लिए अलग स्टैंडर्ड है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आपने ये अज्यूम करना है कि ये जो रिव्यू हम पढ़ रहे हैं ये सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप या स्मॉल एंटिटीज के लिए है, लार्ज स्केल लिस्टेड कंपनीज के लिए नहीं है, ठीक है। वैसे वो भी रिव्यू करवाना चाहते हैं और कंसेप्ट सिमिलर अप्लाई होते हैं, कंसेप्ट सिमिलर अप्लाई होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अप्रोच का फर्क है। जी तो जिस तरह यहाँ पे फ्रॉड में भी, मतलब रिव्यू एंगेजमेंट में फ्रॉड हम पकड़ते हैं, तो यहाँ पे भी हम इंटेग्रिटी वाली बात करेंगे। अगर उसको अगर फ्रॉड, अगर कोई रिस्क ऑफ फ्रॉड हमारे सामने आता है रिव्यू में, तो जिस तरह हमारा कोर्स ऑफ एक्शन ऑडिट एंगेजमेंट में होता था, क्या उसी तरह कोर्स ऑफ एक्शन रिव्यू एंगेजमेंट में भी होगा? यस बिल्कुल, रिव्यू एंगेजमेंट में भी ऐसे ही होगा। उसी तरह हम अगर मैनेजमेंट फ्रॉड में इन्वॉल्व है उसकी इंटेग्रिटी को वैल्यूएट करेंगे और जो फर्दर प्रोसीजर्स हैं वो भी उसी तरीके से परफॉर्म होंगे, ठीक है। और भी क्वेश्चन? लेकिन इसमें वो जो रिस्क ऑफ फ्रॉड को असेस करने के लिए हमने प्रोसीजर पढ़े थे ना, आपको याद होगा, हाँ जी, वो सारे इतने डिटेल में परफॉर्म नहीं करते, वो सिर्फ इंक्वायरी वगैरह की हद तक परफॉर्म करते हैं, आगे फर्दर डिटेल में नहीं जाते रिव्यू में। और कोई क्वेश्चन? चलिए अब आईकैप के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 1, स्टेट की फीचर्स ऑफ ए रिव्यू एंगेजमेंट विच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम ए स्टैट्यूटरी ऑडिट। रिव्यू एंगेजमेंट में और स्टैट्यूटरी ऑडिट में डिफरेंस हमसे पूछ रहा है, और डिफरेंस हमारे 3 मेन पॉइंट होते हैं, प्रोसीजर्स, ओपिनियन
और लेवल ऑफ एश्योरेंस, प्रोसीजर्स और रिपोर्ट, ओपिनियन। ठीक है, लेवल ऑफ प्रोसीजर हमारे रिव्यू में कम है और ऑडिट में ज्यादा है। ठीक है, और फॉर्म ऑफ कंक्लूजन हमारा रिव्यू में पॉजिटिव, सॉरी रिव्यू में नेगेटिव और ऑडिट में पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन रिव्यू एंगेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द एनुअल, सेम क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ। क्वेश्चन 7, ISRE 2400 engagements to review financial information sets out the objective, general principle and procedures to be applied to a review engagement। ठीक है, इंट्रोडक्टरी लाइन है। रिक्वायर्ड सेट आउट द मेन टाइप्स ऑफ प्रोसीजर विच एन अकाउंटेंट शुड, यहाँ पे अकाउंटेंट से बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट है या ऑडिटर का वर्ड यहाँ पे यूज होना चाहिए था। विच एन चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड परफॉर्म व्हेन कैरिंग आउट ए रिव्यू एंगेजमेंट, मेन टाइप्स ऑफ प्रोसीजर बताने। ठीक है, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर एंड अदर रिव्यू प्रोसीजर। अब यहाँ पे हमारे सामने मार्क्स नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें फर्दर इसको एलैबोरेट करने की जरूरत है कि नहीं। ठीक है, अगर फर्ज कीजिए 2 नंबर के साथ उसने पूछा है तो इतना काफ़ी है, लेकिन अगर मार्क्स 2 से ज़्यादा हैं तो फिर हमें इंक्वायरी की, एनालिटिकल प्रोसीजर की और अदर रिव्यू प्रोसीजर की कुछ एग्जांपल्स भी इंक्लूड करना पड़ेगी। अब वो डिपेंड करता है, जितने मार्क्स ज़्यादा होंगे उतनी हम एग्जांपल्स ऐड करते जाएंगे। तकरीबन हमारी अगर सारी एग्जांपल्स याद कर लेते हैं हम तो वो 7-8 मार्क्स के लिए भी सफिशिएंट है, लेकिन इतने ज़्यादा मार्क्स के साथ अब शायद वो ना ये रिव्यू के प्रोसीजर पूछे, अब वो कम नंबर के साथ प्रोसीजर पूछता है। लेकिन बहरहाल क्या हम बता सकते हैं अगर 7-8 नंबर के साथ भी हमसे रिव्यू प्रोसीजर पूछ ले तो बता देंगे हम उसको। ठीक है, तीनों कैटेगरीज पहले बतानी है, इंक्वायरी, एनालिटिकल एंड अदर रिव्यू प्रोसीजर, और उसके बाद फिर हर एक कैटेगरी में से एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर देंगे। क्वेश्चन 8, state any 3 procedures which are generally adopted by the auditor to obtain evidence in review engagement। अब 3, हाँ बिल्कुल, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर और अदर रिव्यू प्रोसीजर में एक आधे की एग्जांपल दे दिया, क्योंकि अदर्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है कि कौन से टाइप ऑफ प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्वेश्चन समझ आ रहा है ना आपको? चलिए, ये छोटे से क्वेश्चन थे जिसमें उसने डिफरेंस के बारे में हमसे पूछा और प्रोसीजर, इन 2 चीजों के ऊपर वो क्वेश्चन सेट करा। लेकिन अब हम रिपोर्ट स्टडी करने जा रहे हैं, वो रिपोर्ट में से भी क्वेश्चन सेट कर सकता है। अब क्वेश्चन कैसे सेट करेगा ये पहले मैं रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर लूं, फिर उसके बाद आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले मुझे ये बताइए, क्या अगर आपसे कहा जाए ऑडिट के केस में, ऑडिट एंगेजमेंट के केस में अनमोडिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट करें, ड्राफ्ट कर देंगे? क्वालिफाइड ओपिनियन कहे ड्राफ्ट कर देंगे? एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन वो कर देंगे? नहीं, वो तो हमने किया हुआ। मैंने आपको सिर्फ जो बेसिस ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन है ना, वो नहीं कह रहा, वो ड्राफ्ट करने को नहीं कह रहा, वो मैंने आपको बताना है, उसका एक रूल बताना है, वो थोड़ा छोटा सा रूल है, वो फॉलो करेंगे तो बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन भी ड्राफ्ट करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन ज्यादा अहम, क्या आप ओपिनियन पैराग्राफ ड्राफ्ट कर सकते हैं ऑडिट के केस में? जी, ये हमारे सामने रिव्यू रिपोर्ट का फॉर्मेट है। इसको डिस्कस मैं इसलिए करवाना चाह रहा हूं कि एग्जाम में मे बी चांसेस कम है, लेकिन मे बी वो आपसे रिपोर्ट का कोई पैराग्राफ, रिव्यू रिपोर्ट का पैराग्राफ रिप्रोड्यूस करने को कह दे, तो आपको इसको एज इट इज रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मेन कंसेप्ट भी अगर आपको पता है ना कि इस पैराग्राफ में क्या चीज डिस्कस हो रही है तो वो काफी है। हाँ, एक पैराग्राफ ऐसा है जिसको आपने कोशिश करनी है कि वर्ड बाय वर्ड याद कर लें, और वो पैराग्राफ कौन सा होगा? वो कंक्लूजन का होगा। शाबाश। और ज्यादा चांस यही है कि वो आपसे रिप्रोडक्शन की बजाय कोई पैराग्राफ दे के आपसे कहेगा कि इसमें से एरर्स या ओमिशन आइडेंटिफाई करें, और एरर्स या ओमिशन आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पता है इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2-3 दफा आपने पढ़ा हो तो इतनी सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि आप बड़े बड़े एरर्स और ओमिशन आइडेंटिफाई कर लें और एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो डिस्कस कर, अच्छा पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स देखें ना तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का अलहदा वॉल्यूम है, वो अलहदा बुक है, और रिव्यू से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स हैं उनकी अलहदा बुक है।
पहले रिपोर्ट का फॉर्मेट आज से 8-10 साल पहले डिफरेंट हुआ करता था। ऑडिट का जो हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेट, ये तकरीबन 2015-16 के करीब रिवाइज हुआ। उससे पहले फॉर्मेट डिफरेंट होता था। उसमें पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आया करता था, फिर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह, और एंड पे कहीं जाके ओपिनियन पैराग्राफ इंक्लूड किया जाता था। फिर आईफैक ने ये सोचा कि क्यों ना रिपोर्ट का फॉर्मेट ऐसे रिवाइज किया जाए कि जो ज़्यादा अहम इंफॉर्मेशन है वो पहले आए और कम अहम इंफॉर्मेशन बाद में। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया रिवीजन इन रिपोर्ट का, और उसमें कुछ डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को भी रिवाइज किया। ये क्लैरिटी प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हुआ, इसमें उन्होंने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स तो रिवाइज किए, लेकिन रिव्यू स्टैंडर्ड रिवाइज नहीं किए। ठीक है, अब आप देखें रिपोर्ट का फॉर्मेट डिफरेंट है ऑडिट रिपोर्ट का, लेकिन रिव्यू का फॉर्मेट आपको ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट से डिफरेंट नजर आएगा। हालांकि इंफॉर्मेशन तकरीबन वही होगी, अगर आप एनालिटिकली देखेंगे ना तो इंफॉर्मेशन तकरीबन वही होगी जो ऑडिट रिपोर्ट में है। यानी ऑडिट रिपोर्ट में भी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इधर भी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिट रिपोर्ट में भी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इधर भी प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिट रिपोर्ट में भी बताया जाता था, इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन दी जाती थी कि किस कंपनी का किस साल का किन चीज़ों का ऑडिट किया जा रहा है। रिव्यू रिपोर्ट में भी इन्फॉर्मेशन होगी। ऑडिट रिपोर्ट में भी ओपिनियन होता था, रिव्यू रिपोर्ट में भी कंक्लूजन इन्फॉर्मेशन। उसी तरह डेट, सिग्नेचर, टाइटल, एड्रेसिव वगैरह वगैरह, वो सारे एम्फेसिस ऑफ मैटर भी इवन ऑडिट रिपोर्ट में भी आ सकता है, रिव्यू रिपोर्ट में भी, अदर मैटर पैराग्राफ ऑडिट। लेकिन ये सारी चीज़ें आने के बावजूद भी फॉर्मेट डिफरेंट है। फॉर्मेट से मेरी मुराद है एलिमेंट्स की तरतीब डिफरेंट है। वो सिर्फ डिफरेंट इस वजह से पहले डिफरेंस नहीं होता था। आईफैक ने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को रिवाइज किया, लेकिन रिव्यू के स्टैंडर्ड्स को अभी तक रिवाइज नहीं किया। इसीलिए हमने जो फॉर्मेट अभी तक चल रहा है रिव्यू रिपोर्ट का, उसी को यूज कर रहे होंगे। इसमें कुछ जगहों पे फर्क जो आएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बल्कि आप जिन्हें पढ़ा होगा, रीडिंग की होगी, तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसमें तरतीब जो है वो डिफरेंट है। बाकी चीजें वही है। ऑडिट में भी हेडिंग्स दिया करते थे, रिपोर्ट में, रिव्यू रिपोर्ट में भी हेडिंग्स होंगी। तो एक चीज फर्क क्या है ऑडिट रिपोर्ट और रिव्यू रिपोर्ट में? फॉर्मेट। और फॉर्मेट में बेसिकली डिफरेंस किस चीज का है? एलिमेंट्स का। अच्छा, डिफरेंस एक और चीज का भी है, वो वैसे आपके सिलेबस की हद तक बताना जरूरी तो नहीं है, लेकिन वैसे शेयर कर रहा हूं आपके साथ। ऑडिट रिपोर्ट में अगर गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी अराइज हो तो क्या करते हैं? शाबाश, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ ऐड करते हैं, और उसकी हेडिंग क्या होती है? मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी अगर ऑडिट में है, ऑडिट में भी इंक्लूड होगी। रिव्यू में है, रिव्यू में भी इंक्लूड होगी। आपको पता है गोइंग कंसर्न हम रिव्यू में वैल्यूएट करते हैं, रिव्यू में भी वैल्यूएट होगी, दोनों में वैल्यूएट करते हैं। अब ऑडिट एंगेजमेंट में पहले रूल ये हुआ करता था कि मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न है ना, जरा गौर से सुनिएगा, इसको अलग से पैराग्राफ में इंक्लूड नहीं करते थे, बल्कि इसको एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में ही इंक्लूड किया जाता था। अगर आपने कभी जिंदगी में एक दफा भी एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ की ड्राफ्टिंग और मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न की ड्राफ्टिंग को आमने सामने रख के कंपेयर करें ना, तो आपको पता चलेगा दोनों में एग्जैक्टली सिमिलर इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाती है। नोटशुदा अकाउंट्स का रेफरेंस, वो मैटर जिसकी वजह से इश्यू राइज हुआ है, और एंड पे आखिरी लाइन, इवन वो भी लाइन भी दोनों जगह पे रिप्रोड्यूस होती है, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। तो पहले गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी इंक्लूड की जाती थी एमसीओ मैटर में। फिर जब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज हुए, उन्होंने कहा जहाँ पे रिपोर्ट का फॉर्मेट रिवाइज कर रहे हैं, यहाँ पे अनसर्टेनिटी का पैराग्राफ भी हम अलहदा से प्रेजेंट कर देते हैं। क्यों? इसकी वजह ये थी कि यूजर कहते थे सर एमसीओ ऑफ मैटर में ठीक है, बाकी चीजें भी अहम है, लेकिन हमारे लिए सबसे अहम गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी है। जहाँ पे अनसर्टेनिटी हो वहाँ पे हम 1 रुपया की इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं होंगे। बाकी की एग्जाम्पल्स ठीक है हमें पता होनी चाहिए, लेकिन उसकी वजह से हमारा इन्वेस्टमेंट का डिसीजन इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। तो आईफैक ने डिसीजन ये किया कि जो गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का इशू है, इसको एम्फेसिस ऑफ मैटर की एग्जांपल से निकाल के अलहदा से फेस पे पैराग्राफ। लेकिन ये कहाँ किया? ऑडिट एंगेजमेंट में। और जब रिव्यू एंगेजमेंट में आने लगे, तो चूंकि रिव्यू का भी ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज नहीं हुई, तो इसमें जो गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का पैरा है वो भी रिवाइज नहीं हुआ। इसका मतलब है शाबाश कि रिव्यू अनसर्टेनिटी अगर होगी ना कोई रिव्यू एंगेजमेंट में, तो उसमें मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? एमसीओ मैटर पैराग्राफ। क्लियर हुई ये बात? अच्छा, क्लास में कोई स्टूडेंट बता सकता है कि रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट में जो हमने एलिमेंट्स पढ़े थे,
उनमें एक तो मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा रिव्यू रिपोर्ट में नहीं आएगा। एग्री करते हैं ना? क्यों नहीं आएगा मैंने बता दिया, वो एमसीक्यू मैटर में जाएगा, आएगा, इंक्लूड जरूर होगा रिपोर्ट में, लेकिन हेडिंग किस में? एक और एलिमेंट ऐसा है जो कि ऑडिट रिपोर्ट में आएगा, रिव्यू में। शाबाश, की ऑडिट मैटर, की ऑडिट, क्योंकि नाम से जाहिर है की ऑडिट मैटर सिर्फ ऑडिट एंगेजमेंट में इंक्लूड होगा, रिव्यू एंगेजमेंट में इंक्लूड नहीं। तो ये थोड़ा सा रिपोर्ट का फर्क था और मैंने मुनासिब समझा कि आपके साथ शेयर कर लूं इसको। अब कह रहे एग्जाम्पल ऑफ रिव्यू रिपोर्ट अनक्वालिफाइड कंक्लूजन, क्योंकि कंक्लूजन क्वालिफाइड भी हो सकता है, एडवर्स भी, डिस्क्लेमर भी। वो हमारे सिलेबस में, रिव्यू के केस में हमारे सिलेबस में नहीं है, ऑडिट के केस में हमारे सिलेबस में, रिव्यू में नहीं है। और अगर हमसे एग्जाम में पूछ भी ले तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वही कंसेप्ट अप्लाई होगा। अगर मिस स्टेटमेंट है, मटेरियल है, क्वालिफाइड, मिस स्टेटमेंट है, परवेसिव है, एडवर्स कंक्लूजन, और इसी तरह स्कोप लिमिटेशन। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर्स रिव्यू रिपोर्ट, फिर नीचे एप्रोप्रिएट एड्रेस, ये देखिए टाइटल आ गया, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर्स रिव्यू रिपोर्ट, वहां पे इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट थी, ये इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर्स रिव्यू रिपोर्ट, एड्रेस ही आ गया। फिर वी हैव रिव्यूड, इसको अंडरलाइन कीजिए, रिव्यूड, ये वर्ड अहम है। अगर कभी आपसे वो कोई पैराग्राफ देके एरर्स आइडेंटिफाई करवाने को कहे तो इसको चेंज कर सकता है, यहां पे शायद ये लिखा होगा वी हैव ऑडिटेड, तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि रिव्यू रिपोर्ट है तो ये रिव्यू होना चाहिए, वी हैव रिव्यूड। We have reviewed the accompanying financial statements of ABC company, which comprise the statement of financial position and comprehensive income, change in equity, statement of cash flow, and a summary of significant accounting policies and other expenses. यहाँ पे उसने बताया कि किस कंपनी का, किस साल का, किन चीज़ों का आप रिव्यू कर रहे हैं। बताइए ज़रा मुझे, ये इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन, ज़रा मुझे बताइए क्या ये इन्फॉर्मेशन ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड होती थी? किस सेक्शन में? ओपिनियन सेक्शन में। शाबाश, ओपिनियन सेक्शन में। तो अगर कभी ऑडिट में आपसे कहे ओपिनियन सेक्शन को ड्राफ्ट कीजिए तो सिर्फ डायरेक्ट ओपिनियन दे देंगे कि ये इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन में इंक्लूड करेंगे? बताइए, इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन में। और अगर सिमिलर क्वेश्चन हो लेकिन रिव्यू एंगेजमेंट में कहे कि कंक्लूजन ड्राफ्ट करें, फिर ये इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे, क्योंकि रिव्यू में ये इन्फॉर्मेशन डिफरेंट जगह पे है और कंक्लूजन डिफरेंट जगह पे है। ये फॉर्मेट अभी रिवाइज नहीं हुआ। आगे चलते हैं। मैनेजमेंट, इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो समझने वाली हो, समझ में ना आई हो, सब कुछ। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हेडिंग आ गई। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद IFRS फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज एंड फॉर सच इंटरनल कंट्रोल एज मैनेज। अच्छा, एक होते हैं IFRS, एक होते हैं IFRS फॉर SMEs। आपने ये सुना है कभी IFRS? हाँ, स्मॉल एंड मीडियम। असल में IFRS का सिंप्लीफाइड वर्जन है वो। जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, वो जाहिर है वो इतने बड़े कम्प्लेक्स स्टैंडर्ड तो अप्लाई नहीं कर सकती, तो उनके लिए स्टैंडर्ड ने, IFAC ने एक अलग से एक्सरसाइज करके हर स्टैंडर्ड में से जो काम की आसान रिक्वायरमेंट्स है वो निकाल के उन्हें कहा कि ये आपके अलग फ्रेमवर्क बन गया। IFRS and for such internal control as management determine necessary to enable preparation of financial statement data free from material misstatement whether due to fraud or management की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरनल कंट्रोल, बाकी आगे उसने बताया ही नहीं कि हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे वगैरह वगैरह। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिव्यू में काफी है। प्रैक्टिशनर्स, लेकिन याद रखें वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, रिपोर्ट में चाहे नहीं भी लिखा हुआ, ठीक है, हाँ बिल्कुल, एग्रीमेंट हमने किया उनके साथ। फिर प्रैक्टिशनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें देखिए प्रैक्टिशनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा, रिव्यूअर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिखा, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लिखा, अकाउंटेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लिखा, प्रैक्टिशनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये वर्ड्स हैं की वर्ड, जो अगर आपसे कहे कि एरर्स आइडेंटिफाई करो तो इनमें वो हेर फेर कर सकता है। वैसे तो किसी में भी कर सकता है, हो सकता है इसमें से कोई पैराग्राफ इंक्लूड ओमिट कर दे, कोई पैराग्राफ या कोई लाइन सेंटेंस ओमिट कर दे, तो आपको ओमिट का गायब हो, जो इंफॉर्मेशन गायब होगी ना उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, एरर वाली इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना आसान होता है। तो इसमें आप कोशिश करें कि 1 2 3 करके ना हर पैराग्राफ के साथ नंबरिंग कर लें, ताकि आपको पता हो कि इस पैराग्राफ में 3 सेंटेंस यूज हुए थे, इसमें 4 सेंटेंस यूज हुए थे। प्रैक्टिस, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्रेस एक ओपिनियन नहीं, रिव्यू के केस में वर्ड कंक्लूजन यूज किया जाता है। कंक्लूजन मतलब सेम है।
on the accompanying financial statement. We conducted our review in accordance with international standards on auditing. नहीं, ऑडिट तो कर ही नहीं. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट जो क्या है 2400. एंगेजमेंट्स टू रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये इसका नाम है स्टैंडर्ड का. अच्छा, एग्जाम सीफैप लेवल पे वो कहता है कि सिर्फ नंबर लिख दिया, आगे कुछ नहीं लिखा. इसको वो कहता है ये भी गलती है, आपको पूरा नाम लिखना चाहिए, क्योंकि ऑडिटर को तो पता होगा कि ISRE 2400 कौन रिव्यू वाला है, यूजर्स को नहीं पता होगा. तो इसलिए ISR इसका नाम भी ज़हन में रख लें कि हमने नंबर जहां पे यूज करना है एग्जाम में, उसके साथ उसका नाम भी अगर उसने नहीं लिखा हुआ तो हमें लिखना होगा. नहीं, लेकिन यहां पे वो टेस्ट कर सकता है, उस कंसेप्ट को टेस्ट कर सकता है. ISRE 2400 requires us to conclude whether anything has come to our attention that causes us to believe that financial statement taken as a whole are not prepared in all material aspects in accordance with the applicable financial reporting framework. ठीक है, ये बता रहा है कि स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है कि हम नेगेटिव एश्योरेंस प्रोवाइड करें, नेगेटिव एश्योरेंस प्रोवाइड करें. दिस स्टैंडर्ड आल्सो रिक्वायर्स अस दैट वी कंप्लाई विद रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स. ये अहम चीज है. इसका मतलब है कोड ऑफ एथिक्स या इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट ऑडिट पे भी अप्लाई होती है, रिव्यू पे भी अप्लाई होती है. एग्जाम में अगर ऑडिट के बजाय उसने कह दिया कि रिव्यू का क्वेश्चन है और उसमें कोड ऑफ एथिक्स के मसले आगे आइडेंटिफाई कर लेंगे, बिल्कुल रिव्यू के लिए भी याद रखिए एथिकल रिक्वायरमेंट्स रेलिवेंट है. लेकिन कल एक स्टूडेंट पूछ रहा, स्टूडेंट कहने लगा सर वो लीगल रिक्वायरमेंट्स रेलिवेंट नहीं है. लीगल रिक्वायरमेंट्स रेलिवेंट नहीं है क्योंकि ये रिक्वायर्ड बाय लॉ, ये एंगेजमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है. अगर रिव्यू ऐसा हो जो रिक्वायर्ड बाय लॉ है उसके लिए डिफरेंट रूल है, ठीक है, लेकिन ये कौन सा रिव्यू है जो रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है. ये थोड़ा सा इनकंसिस्टेंसी है कि ऑडिट उसने हमारे सिलेबस में वो वाला इंक्लूड किया है जो रिक्वायर्ड बाय लॉ है और रिव्यू वाला इंक्लूड किया है जो रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है. नहीं, ICAP की इंटेग्रिटी में कोई डाउट क्रिएट नहीं हुआ इससे, उनकी मर्जी. स्कोप ऑफ रिव्यू, अच्छा ये अहम पैराग्राफ है. ये आपको कल भी मैंने शायद जब वो एलिमेंट्स बता रहा था तो हाईलाइट किया था. इसमें कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि डिफरेंट है, ठीक है. स्कोप ऑफ ऑडिट और स्कोप ऑफ रिव्यू में सिग्निफिकेंट डिफरेंट है. कह रहा है रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद ISRE 2400 इज ए लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट. ये बात समझिए आपको, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट. रिव्यू रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है. कौन सी एंगेजमेंट है? लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट. फिर जी स्टैंडर्ड का नाम एक जगह पे लिख दिया काफी है. वो एक जगह पे लिख दिया ना, वो काफी है. एब्रीविएशन का भी यही रूल होता है ना, एक जगह पे लिख दी काफी होता है. बार आपने कंप्लीट वर्ड यूज किया, फिर उसके बाद ब्रैकेट में एब्रीविएशन यूज कर, फिर उसके बाद आगे जितनी मर्जी था एब्रीविएशन यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इज ए लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट. द प्रैक्टिशनर परफॉर्म्स प्रोसीजर्स primarily consisting of making inquiries of management and others within the entity and applying analytical procedure and evaluates the evidence obtained. वो कह रहे हैं जो रिव्यू जो प्रैक्टिशनर प्रोसीजर परफॉर्म करता है वो ज्यादातर क्या है? इंक्वायरी है और एनालिटिकल प्रोसीजर्स है, ठीक है. अदर प्रोसीजर का उसने जिक्र करते करते मेरा ख्याल रह गया. एंड इवैल्यूएट्स द एविडेंस ऑब्टेन्ड. हाँ जी बिल्कुल, ये उसका इशारा अदर प्रोसीजर की तरफ है. बिल्कुल. The procedure performed in a review are substantially less than those performed in an audit conducted in accordance with international standards on auditing. वो कह रहा है जो ISRE के मुताबिक एंगेजमेंट कर रहे हैं ना रिव्यू की, इसके प्रोसीजर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, कम है, लेस है एज कंपेयर टू ऑडिट जो कि ISS के मुताबिक किया जाता है. एग्री करते हैं इस बात से? कहते हैं अकॉर्डिंगली वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ऑडिट ओपिनियन ऑन दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अकॉर्डिंगली वी, स्टूडेंट कहने लगा सर ये तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दिया इसने. ये स्टूडेंट कहने लगे ये लाइन तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है, अगर इसको कंटेक्स्ट से हटके देखे ना तो फिर शायद डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ही लगेगी. लेकिन यहाँ पे कंटेक्स्ट के साथ पढ़े, इसका मतलब क्या है? वो ये कहना चाह रहा है चूंकि मैंने ऑडिट नहीं किया इसीलिए मैं ऑडिट ओपिनियन भी नहीं दे रहा. फिर क्या दे रहा हूँ? रिव्यू कंक्लूजन, जो कि इसके बाद मौजूद है. अकॉर्डिंगली वी डू नॉट एक्सप्रेस ऑडिट ओपिनियन दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इसका मतलब समझ आ गया? ये स्कोप ऑफ रिव्यू खास तौर पे आपने 2-3 दफा पढ़ना. कंक्लूजन तो आप याद कर ही लेंगे ना, वो तो बल्कि आपको याद होगा भी, हमने वो चैप्टर 1 में ही कर लिया. हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल. स्कोप ऑफ रिव्यू इसमें क्रिटिकल पैराग्राफ है, क्रिटिकल पैराग्राफ. Conclusion: based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that these funds do not present fairly in all respect.
और डू नॉट गिव ट्रू एंड, आपको पता है दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू भी वर्ड यूज कर सकते हैं और नॉट प्रेजेंट फेयरली भी। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एबीसी कंपनी एट December 31 एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कैश फ्लो इन क्वार्टर, बाकी का स्टाइल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने का वही है जो ऑडिट का था, सिर्फ जो उसने स्टार्ट में ओपिनियन दिया है वो नेगेटिव के साथ है, ये नोट करना है। हाँ, ऑडिट की जगह पे रिव्यूज है। क्लियर हो गया ये? फिर इसके बाद सिग्नेचर, डेट और एड्रेस। तो अब पहली चीज मुझे ये बताइए, क्या आपको ऑडिट रिपोर्ट और रिव्यू रिपोर्ट में फर्क पता चल गया? चैप्टर रिव्यू एंगेजमेंट कंप्लीट करने के बाद क्या आप इस काबिल हैं कि बता सके ऑडिटर की टोटल टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट कितनी तरह की होती है? एक है एश्योरेंस, एक है एश्योरेंस और एक है नॉन एश्योरेंस। एश्योरेंस में कौन सी एग्जांपल है? ऑडिट एंड रिव्यू। ऑडिट में हम रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, रिव्यू में लिमिटेड एश्योरेंस। और नॉन एश्योरेंस में कौन कौन से एग्जांपल? एक है रिलेटेड और एक है अदर। रिलेटेड की भी दो एग्जांपल्स हैं, कंपाइलेशन एंगेजमेंट, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। कंपाइलेशन एंगेजमेंट काउंटिंग नेचर का काम है, यानी इसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे होते हैं, और जो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर है ये ऑडिट नेचर का काम है, इसमें ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हैं लेकिन मैनेजमेंट के कहने के मुताबिक, जो मैनेजमेंट ने इंस्ट्रक्शन हमें दिए होते हैं उसके मुताबिक, अपनी मर्जी से या ये से के मुताबिक नहीं करते। इसीलिए कंपाइलेशन में और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में कोई लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं किया जाता, ठीक है। और जो अदर एंगेजमेंट्स है वो आपको पता है कोड ऑफ एथिक्स में हम पढ़ चुके हैं, वो टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज वगैरह, वैल्यूएशन सर्विसेज वगैरह वो हम क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। ये था टाइप्स ऑफ सर्विसेज। फिर इसके बाद क्या हमें ऑडिट एंगेजमेंट में और रिव्यू एंगेजमेंट में फर्क पता चल गया? एक तो डिफरेंस प्रोसीजर परफॉर्म करने के हवाले से, दो मेजर डिफरेंस है, एक प्रोसीजर परफॉर्म करने के हवाले से और एक रिपोर्ट के हवाले से। प्रोसीजर के हवाले से क्या डिफरेंसेस हैं कि ऑडिट में ज़्यादा प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं, रिव्यू में कम। और रिपोर्ट के हवाले से क्या डिफरेंस? एक बड़ा डिफरेंस तो ये है कि ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट रिवाइज किया आईफैक्ट ने और रिव्यू रिपोर्ट का फॉर्मेट अभी तक रिवाइज नहीं किया, ठीक है। इसीलिए उसमें जो एलिमेंट्स तकरीबन वही हैं लेकिन तरतीब का फ़र्क है। और क्या आपको रिव्यू रिपोर्ट के अंदर स्कोप ऑफ रिव्यू का पैराग्राफ और कंक्लूजन का पैराग्राफ ये दोनों समझ आ गए, ठीक है। और अगर स्कोप आपको पैराग्राफ एग्जाम में दे दे और उसमें से एरर्स आइडेंटिफाई करने को कहे और उसमें लास्ट वाली लाइन ओमिटेड हो, कौन सी वाली लाइन? अकॉर्डिंगली वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन, तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे ना कि ये इस तरह की स्टेटमेंट होती थी इंक्लूड। चलिए, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो इस चैप्टर में से पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए अब थोड़ा रिलैक्स कर ले, ये अभी आधा घंटा नहीं हुआ वैसे हमें, 3 योगा कर ले। चले ये पास कीजिएगा थोड़ी देर के लिए। पूछा था अच्छा, रिव्यू का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, अगर आपने वो दोनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए तो यूँ समझ लीजिए आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो गए। रिव्यू के वॉल्यूम 2 के 2 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन आपका प्रोसीजर से रिलेट कर रहा है कि रिव्यू में किस तरह के प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 2 है। और एक क्वेश्चन है आपका जो रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन से रिलेट कर रहा है, जो ये वैल्यूएट करवाएगा कि क्या आप रिपोर्ट के केस में भी रिव्यू रिपोर्ट के ऊपर जो मॉडिफिकेशन होगी वो बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, ठीक है। 2 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन नंबर 2। जो रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन वाला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1 और जो प्रोसीजर्स इम्प्लीकेशन वाला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। लेकिन पहले एक दफ़ा कंसेप्ट्स को रिवाइज करके फिर उनको अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये था हमारा रिव्यू का स्टैंडर्ड। हमने कल का लेक्चर इसके ऊपर लगाया, आज हमने तकरीबन आधा लेक्चर इसके ऊपर लगाया। इसमें मुझे ये बता दीजिए कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं थी, डिफ़िकल्टी लेवल तो नहीं, आप कंफर्टेबल है ना इसके साथ? क्वेश्चंस भी कर लें तो मेरी भी तसल्ली हो जाएगी, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन करने के काबिल हैं तो इंशाल्लाह एग्जाम में अगर केस स्टडी भी आ गई ना, केस स्टडी, तो वो भी आप अटेम्प्ट करने के काबिल होंगे।
लेकिन चांसेस यही है ज्यादा कि शायद केस स्टडी नहीं बल्कि रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें वो डिफरेंस या प्रोसीजर इन दो कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा जोर लगाता है, आपने क्वेश्चन में भी देखा। लेकिन फिर भी हमने आपको पता है इन्वर्स केस के लिए तैयार होना है, केस स्टडीज को भी आपने अटेम्प्ट करना है, और ये दोनों क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं वॉल्यूम 2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2, इसका मतलब है आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, क्वालिटी कंट्रोल इन ऑडिट। क्वालिटी कंट्रोल इन ऑडिट आपके पूरे सिलेबस में मुझे सिर्फ 2 टॉपिक ऐसे हैं जो पसंद है, जो मुझे जिनका क्वेश्चन केस स्टडी करना या क्वेश्चन करना उसमें मुझे खुद मजा आता है और मैं चीजें सीख रहा होता हूँ और दिमाग चल रहा होता है। एक है रिस्क असेसमेंट का, रिस्क असेसमेंट, उसके साथ सब्सटेंटिव प्रोसीजर। रिस्क असेस, क्योंकि रिस्क असेसमेंट में इंफॉर्मेशन जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो एक एक लफ्ज से भी रिस्क आइडेंटिफाई हो रहा होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। वो एक एक लफ्ज से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रिस्क आइडेंटिफाई हो रहा होता है। एक वो क्वेश्चन, उसमें मुझे थोड़ा माइंड जो है ना वो चलता महसूस होता है कि हाँ दिमाग लड़ाया, ये बाकी अच्छा रिस्क था, और आपको टेंशन हो रही है नहीं। 4-5 क्वेश्चन जब आप खुद से कर लेंगे ना कंप्लीट अपने हाथ से, फिर इंशाल्लाह टेंशन नहीं होगी। फिर दूसरा जो टॉपिक आपके सिलेबस में है वो है क्वालिटी कंट्रोल इन ऑडिट। ये क्यों मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, मैं आपको पहले ये बता दूं। क्वालिटी कंट्रोल इन ऑडिट का मतलब ये है, एक फर्म है बिग 4 में से कंसीडर किया जाता है उसको, उसका स्लोगन एक है क्वालिटी इन एवरीथिंग वी डू, ठीक है, क्वालिटी इन एवरीथिंग वी। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं बेसिकली उनका काम का तरीकाकार ही ऐसा होना चाहिए कि वो जो भी काम करें, वो चाहे ऑडिट कर रहे हों, चाहे रिव्यू कर रहे हों, चाहे क्लाइंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके दे रहे, कोई भी इंगेजमेंट, चाहे नॉन इंश्योरेंस हो चाहे इंश्योरेंस इंगेजमेंट, कोई भी, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड हमें बताता है। वैसे इसका नाम है क्वालिटी कंट्रोल इन ऑडिट, लेकिन ये इक्वली रिव्यू पे भी अप्लाई होता है। ये रिव्यू के ऊपर भी, ये जिसमें जो प्रिंसिपल सिखाए गए हैं ज्यादातर रिव्यू पे भी अप्लाई होते हैं। ये बेसिकली, अगर आप मुझसे पूछे ना सर ये पूरे टॉपिक की समरी हमें एक लाइन में बता दें, तो वो लाइन यही होगी कि आपने ऑडिट में जो काम भी करना है वो क्वालिटी के साथ करना है, ठीक है। क्लाइंट को क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। और इंट्रोडक्शन में वो हमें बताता है कि कैसे इंश्योर किया जाएगा कि क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आप। आपने जो भी स्टार्ट से लेके एंड तक प्रोसीजर परफॉर्म किया है, जो रिपोर्ट इशू करके दी है, वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, अच्छी क्वालिटी की आपने सर्विस प्रोवाइड की है। कैसे पता चलेगा? वो कह रहा है अगर आपने लॉ के मुताबिक और ISAs के मुताबिक ऑडिट किया है, लॉ के मुताबिक जो भी लॉ एप्लीकेबल है, ISAs के मुताबिक जो भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक ऑडिट किया है, और जो रिपोर्ट दिया है वो एप्रोप्रिएट है। रिपोर्ट एप्रोप्रिएट का मतलब है कि अगर मिस स्टेटमेंट थी तो आपने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है, और अगर कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया। तो इसका जहां पे एमसीओ मैटर आना चाहिए था वहां पे आपने एमसीओ मैटर इंक्लूड किया है, जहां पे अदर मैटर आना चाहिए था वहां पे अदर मैटर इंक्लूड किया है। अगर आपने ये डिसीजन सही किए हैं, इसका मतलब है आपकी रिपोर्ट एप्रोप्रिएट है। तो क्वालिटी का मतलब क्या है कि आपने सारे स्टैंडर्ड्स को पूरा करना है और रिपोर्ट जो आपने इशू करनी है वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ये 2 काम अगर आपने कर लिए तो इसका मतलब है कि आपने क्वालिटी अचीव कर ली। अब इसकी केस स्टडी मुझे क्यों पसंद है ये मैं आपको रीजन बता दूं। नॉर्मली आपके सिलेबस में जितनी भी केस स्टडीज होती हैं, जितनी भी, वो सिर्फ एक टॉपिक से डील कर रही होती हैं। अगर एक्सटर्नल कंफर्मेशन की केस स्टडी है वो सिर्फ एक्सटर्नल कंफर्मेशन से डील कर रही है। कोड ऑफ एथिक्स की केस स्टडी है वो सिर्फ कोड ऑफ एथिक्स से डील कर रही है, ठीक है। रिक्वायरमेंट पढ़ के बाज़ औक़ात आपको अंदाजा हो जाता है कि किस टॉपिक में से पूछा उसने, तो हमारा माइंड जो है ना उसको पता चल जाता है इस टॉपिक में। माइंड की ज्यादा एक्सरसाइज नहीं होती। लेकिन जब इस क्वालिटी कंट्रोल की केस स्टडी अगर वो सेट करेगा तो उसकी रिक्वायरमेंट होगी कि ये सिचुएशन है, इसमें बताइए कौन सा प्रोफेशनल स्टैंडर्ड वायलेट हुआ या लीगल रिक्वायरमेंट या एथिकल स्टैंडर्ड वायलेट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस केस को सॉल्व करते हुए पूरे के पूरे अपने ऑडिट के नॉलेज को सामने रखना पड़ेगा। किसी भी चैप्टर के किसी भी कंसेप्ट की वायलेशन हो रही हुई तो हमने कहना ये इसने गलती किया, ये अच्छी क्वालिटी का काम नहीं किया। समझ रहे हैं? इसमें बेसिकली क्वालिटी का मतलब क्या है कि क्वालिटी हमने पूरे ऑडिट की चेक करनी है कि पूरे ऑडिट का वर्क जो है वो क्वालिटी के साथ परफॉर्म हुआ है कि नहीं। और नॉर्मली आपको पता है
ये इंश्योर करने के लिए, वैसे तो ये इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि थ्रू आउट द ऑडिट इंश्योर करें कि काम सारा क्वालिटी के साथ हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन एंड पे कौन बंदा आता है जो ये इंश्योर करता है कि सारा काम ठीक किया कि नहीं? क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। तो इस क्वेश्चन में आपको क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर बनाता है केस स्टडी में, जिसके सामने पूरे ऑडिट की समरी रख देता है और कहता है इसमें जहां जहां गलत काम हुए हैं ना वो आइडेंटिफाई करें। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट्स की वायलेशन भी हो सकती है, इसमें हो सकता है कि कंफर्मेशन की वायलेशन हो रही हो। ठीक है, आपको याद है ये वैसे आईकैप ने तो अब इंक्लूड किया है हमारे सिलेबस में, लेकिन आपको याद है एक केस स्टडी थी कोड ऑफ वॉल्यूम 2 में, जैक एंड जिल वाली थी शायद, जिसमें उसने कहा, उसकी रिक्वायरमेंट आपको याद है? उसने कहा था इसमें प्रोफेशनल, लीगल और एथिकल सारी वायलेशन आइडेंटिफाई करो। वो बेसिकली इस चैप्टर के ऊपर बेस कर रहे थे। अब चूंकि ये टॉपिक आ गया तो हम उस क्वेश्चन को वहां से निकाल के इसके साथ जोड़ देंगे। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने वो क्वेश्चन किया हुआ है, वो याद है कौन सा, अब बता सकते हैं? अभी नंबर बता सकते हैं कौन सा? हाँ, टेस्ट में भी आया था, बिल्कुल टेस्ट में भी। अभी उसका नंबर बता सकते हैं कौन सा वॉल्यूम 2 में था? ये चैप्टर 7 में था। ठीक है, ताकि जिन स्टूडेंट्स ने अगर नहीं प्रैक्टिस किया वो आज जाके अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ना, सारी केस स्टडी आपकी सॉल्व हो जाएगी, समझ लीजिए। वो क्वेश्चन बल्कि आज उसको अपनी असाइनमेंट अगर आपने नहीं किया हुआ ना तो उसे आज की असाइनमेंट का हिस्सा बना ले। बता सकते हैं कौन सा मेरे में? क्वेश्चन नंबर 20, चैप्टर 7 वॉल्यूम 2 चैप्टर 7 क्वेश्चन नंबर 20, वही है ना जैक? पेज 74, पेज 7 मुझे जरा दिखा दीजिएगा ताकि मेरी तसल्ली हो जाए। वॉल्यूम 2 ही बता रहा हूँ, वॉल्यूम 2 पेज 74, बिल्कुल क्वेश्चन 20। अब इसकी रिक्वायरमेंट अगर आप देखें ना, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस लीगल एथिकल। लीगल का मतलब क्या है कि लॉ की वायलेशन हुई है वो बताओ। एथिकल का मतलब क्या है, अगर कोड ऑफ एथिक्स की वायलेशन हुई है वो बताओ। और खास तौर पे प्रोफेशनल का वर्ड क्या है भला, कि किसी भी आईएसए की वायलेशन हुई है तो वो मुझे बताओ। और इसमें आपने नोट किया होगा जब हमने वायलेशन बताई थी तो शायद ये भी आइडेंटिफाई किया था कि ये कोड ऑफ एथिक्स की वायलेशन है, ये लीगल रिक्वायरमेंट की है, ये स्टैंडर्ड की। हालांकि जरूरी नहीं था, आप डायरेक्ट वायलेशन भी लिख सकते हैं 1 2 3 करके बगैर ये बताए कि ये वायलेशन किस चीज़ की है। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट अच्छा, आपको पता है कि ये लॉ की वायलेशन है, कि कोड ऑफ एथिक्स की वायलेशन है या कि स्टैंडर्ड की, तो फिर इसकी 3 हेडिंग्स बना देना बहुत अच्छा है। लेकिन आईकैप ने जो इसकी प्रैक्टिस दी है उसमें अलग आइडेंटिफिकेशन नहीं है, और उसका ज़्यादातर फोकस जो है वो एथिकल वायलेशंस के ऊपर है। ठीक है, बल्कि क्वेश्चन पढ़ के तो मुझे ये लगता था शायद ये कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन रिक्वायरमेंट्स को यही होती थी कि क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज बताइए, इस सिचुएशन में से क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज बताइए। तो हम जो इशू मेंशन करते थे वो कहीं से भी इशू हो सकता है, वो अगर लॉ का इशू है वो भी बताना है, कोड ऑफ एथिक्स का इशू है वो भी बताना है, प्रोफेशनल है वो भी बताना है। तो इसकी नेचर समझ आई, तो इसीलिए ये मुझे पसंद है। ये आपके पूरे के पूरे ऑडिट की एक दफा ना सोचने पे मजबूर कर देता है। हालांकि हो सकता है हर चैप्टर में से इशू नहीं आएगा, लेकिन एक दफा आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि ये पूरे ऑडिट में से किसी भी जगह पे इशू अराइज हो रहा है ना अगर इसकी वजह से, तो ये मैंने आइडेंटिफाई करके एड्रेस करना है। तो नेचर समझ आई आपको क्वालिटी का। ये हमें इस चैप्टर में क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर बना रहा है, जिसने चेक करना है कि दूसरे एंगेजमेंट पार्टनर ने, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर याद रखें एंगेजमेंट पार्टनर नहीं होता, लेकिन इसने चेक करना है कि एंगेजमेंट पार्टनर ने काम ठीक किया है कि नहीं। ये समझ रहे ना, हमने इस चैप्टर को पढ़ते हुए क्या बनना है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, ताकि हमें पता हो कि हमने क्या चीजें वैल्यूएट करनी है। और खास तौर पे जब वो एग्जाम में केस स्टडी देगा और कहेगा क्वालिटी कंट्रोल इशू आइडेंटिफाई करें, तो उसमें भी आपका स्टेटस, आपका रोल क्या होगा भला, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर का, कि अब एंगेजमेंट पार्टनर ने ये काम किया बताए। अब हम वैसे तो हम, आपको याद है कभी हमें सीनियर बना देता था, कभी जूनियर टीम मेंबर, और कभी कभार पार्टनर भी बना दिया करता था। ठीक है, लेकिन अब हमें वो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर की पोजीशन में बिठा रहा है। तो ये पर्सपेक्टिव ज़हन में रखिएगा, पर्सपेक्टिव ज़हन में रख के पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह आसानी से समझ आएगी। अब कह रहा है क्वालिटी कंट्रोल इन ऑडिट। अगर आपसे कहा जाए, एक है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए क्या चीजें होना जरूरी है? सॉरी, एक मिनट है, नहीं मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ। नहीं, ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए क्या होना जरूरी है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऑडिटर बनने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है, लॉ कहता है।
लेकिन अच्छा ऑडिटर बनने के लिए क्या होना जरूरी है? कोड ऑफ एथिक्स को कंप्लाई करना भी जरूरी है। कोड ऑफ एथिक्स को कंप्लाई करना भी जरूरी। अच्छा, कोड ऑफ एथिक्स में हमारे, आपको याद है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या थे? 5। यानी अगर आपने 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को पूरा कर लिया तो इसका मतलब है आपने सारी एथिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया। सिर्फ 5 फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया मतलब सारी एथिकल, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कंप्लीटनेस, ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर। उसी तरह स्टैंडर्ड ये कहता है अगर आपने 6 चीजों को देख लिया, अपनी ऑडिट एंगेजमेंट परफॉर्म करते हुए 6 चीजों को देख लिया, तो आपने क्वालिटी को अचीव कर लिया। और इन सारी चीजों का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होगा भला? कि हमारी एंगेजमेंट आईएसएस के मुताबिक और लॉ के मुताबिक परफॉर्म हो और रिपोर्ट। इस मकसद को पूरा करने के लिए, इस मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने हमें 6 एरियाज बताए हैं। अगर एज एंगेजमेंट पार्टनर, अगर मैं एंगेजमेंट पार्टनर हूं, देखिए क्वालिटी कंट्रोल एंगेजमेंट पार्टनर का इशू होता है और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर का इशू होता है। दोनों ने इंश्योर करना होता है कि अच्छी क्वालिटी के साथ ऑडिट हुआ हो। तो 6 चीजें, 6 एरियाज के ऊपर हमने फोकस करना है। पहला लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दूसरा रेलिवेंट लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल एथिकल रिक्वायरमेंट्स, रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स 2, तीसरा असाइनमेंट ऑफ टीम, तीसरा एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर, 4 असाइनमेंट ऑफ टीम, 5 एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, 6 मॉनिटरिंग। और अगर आप देखें ना तो ये सारे एक तरह से इंटरलिंक्ड है। लीडरशिप, पहले तो बताइए ये एग्री करते हैं कि क्वालिटी अचीव करने के लिए, एक ऑडिट में अच्छी क्वालिटी अचीव करने के लिए आपको कितने एरियाज पे काम करना है? 6 एरियाज पे। इन 6 एरियाज का आपने रटा लगा लेना। पहला तो एग्जाम क्वेश्चन रिप्रोडक्शन का यहीं से तैयार हो जाएगा, ठीक है, कि क्वालिटी कंट्रोल कितने एस्पेक्ट्स में हमने इंश्योर करनी है। 6, लीडरशिप, रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस एंड असाइनमेंट, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, मॉनिटरिंग। पहली चीज, अब मैं तरतीब थोड़ी सी आगे पीछे कर रहा हूं, जिसने बुक में दिया वो नहीं। क्या एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस स्टेज के ऊपर जब फर्स्ट टाइम क्लाइंट हमारे पास आ रहा है और हमें ये कह रहा है कि सर हमारा ऑडिट कर दे, हमें वहां पे कुछ इवैल्यूएट करना चाहिए कि क्लाइंट को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? एज इट इज नहीं करना, बल्कि इवैल्यूएट करना उसकी इंटेग्रिटी को, अपनी इसका मतलब है पहला जो क्वालिटी स्टैंडर्ड क्वालिटी रिक्वायरमेंट अप्लाई होती है ना, वो एक्सेप्टेंस स्टेज भी अप्लाई हो जाती है कि जब भी कोई क्लाइंट आए हमें एज इट इज उसको एक्सेप्ट ना करें, ठीक है, एज इट इज एक्सेप्ट ना करें। ये क्लियर हो गया एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस। फिर इसके बाद अगर क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद थ्रू आउट द ऑडिट एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो हमने रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स को भी इंश्योर करना है कि वो पूरी हो रही हो। अच्छा, ये रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंश्योर करनी है थ्रू आउट द एंगेजमेंट, थ्रू आउट द ऑडिट, ये किसने करनी है? एंगेजमेंट पार्टनर ने, एंगेजमेंट पार्टनर ने। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ये कहता है जो क्वालिटी की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट पे क्वालिटी को इंश्योर करने की, ये किसकी है? ये पार्टनर की है। तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में सिखाया है कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू आउट द ऑडिट क्वालिटी की, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एंगेजमेंट पार्टनर की। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एंगेजमेंट पार्टनर की। एंगेजमेंट पार्टनर ने एथिकल ये इंश्योर करना है कि एक्सेप्टेंस के वक्त जितने भी प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड्स हैं या फर्म के अपने क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर के मुताबिक जो प्रोसीजर हैं एक्सेप्टेंस के वक्त, वो सारे प्रोसीजर परफॉर्म हुए हों, आंखें बंद करके क्लाइंट को एक्सेप्ट ना किया गया हो। सबसे पहला क्वालिटी का असूल क्या है? पहला प्रिंसिपल कि सारे के सारे ऑडिट की जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी? एंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर। एंगेजमेंट पार्टनर ने पहली चीज क्या इंश्योर करनी है? क्लाइंट आया तो सारे एक्सेप्टेंस प्रोसीजर जो स्टैंडर्ड कहता है और अगर कोई एडिशनल प्रोसीजर फर्म के अपनी पॉलिसीज के मुताबिक रिक्वायर्ड है वो पूरे हो गए। फिर एंगेजमेंट पार्टनर ने दूसरी चीज जो इंश्योर करनी है वो ये कि रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हो। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक अहम सवाल का जवाब दीजिए। रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंगेजमेंट पार्टनर ने स्टार्ट ऑफ द ऑडिट इंश्योर करना है पूरी हो रही हो या कि थ्रू आउट द ऑडिट? थ्रू आउट द ऑडिट। वो यही कह रहा है, वो कह रहा है स्टार्ट ऑफ द ऑडिट तो आप देखें ही देखें, आपने अलर्ट रहना है थ्रू आउट द एंगेजमेंट।
हो सकता है स्टार्ट में कोई एथिकल इशू नहीं था, बाद में सब्सिक्वेंटली कोई एथिकल इशू राइज हो जाए। ठीक है, तो हमने अलर्ट रहना है थ्रू आउट द इंगेजमेंट। और अगर कोई ड्यूरिंग इंगेजमेंट हमें कोई नॉन कंप्लायंस नजर आए तो एंगेजमेंट पार्टनर को क्या करना चाहिए? एप्रोप्रिएट एक्शन। अब वो एप्रोप्रिएट एक्शन क्या हो सकता है वो डिपेंड करता है नॉन कंप्लायंस क्या है, और वो नॉन कंप्लायंस क्या हो सकती है ये हमने एथिकल रिक्वायरमेंट्स में पढ़ लिया है। विड्रॉल एक्सट्रीम एक्शन है, लाजमी नहीं कि विड्रॉल ही हो, आपको पता है अदर कोर्स ऑफ एक्शन भी हो सकते हैं, अदर कोर्स ऑफ एक्शन भी। और ब्रीच को वैल्यूएट करना है कि ब्रीच किस किस्म की आई। बाज़ औक़ात कुछ ब्रीच ऐसी होती हैं जिसमें इंगेजमेंट टीम मेंबर का कसूर होता है, कुछ ब्रीच ऐसी हैं जिसमें उसका कसूर नहीं होता। स्टैंडर्ड, मैं वैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जब भी कोड ऑफ एथिक्स की वायलेशन होती है ना, स्टैंडर्ड कहते हैं इसको वैल्यूएट करो। वैल्यूएट करने का मतलब ये होता है देखो किसका कितना कसूर है। सम टाइम कसूर किसी का भी नहीं होता, सम टाइम उस टीम मेंबर का कसूर होता है, और सम टाइम टीम मेंबर के साथ फर्म का भी कसूर होता है। तो वो कह रहे हैं वैल्यूएट, जैसे टीम मेंबर है, उसके भाई ने शेयर खरीदे और टीम मेंबर को भी नहीं बताया, भाई को नहीं बताया, हो सकता है ना। अब टीम मेंबर के रिलेटिव के पास शेयर है लेकिन टीम मेंबर को खुद भी नहीं पता, बताइए इसमें टीम मेंबर का कोई कसूर है? और टेक्निकली अगर आप देखें ना तो इसमें कोई उसने क्लाइंट को फेवर भी नहीं दी होगी, काम ऑब्जेक्टिविटी के साथ किया, इसमें कोई इशू राइज नहीं होता। ठीक है, लेकिन जब पता चल गया उस वक्त इशू राइज होगा इसमें किसी। अच्छा, और अगर भाई ने बता दिया भाई को और उसने फर्म को नहीं बताया तो इसमें टीम मेंबर का कसूर। लेकिन फर्म को क्यों नहीं बताया? क्योंकि फर्म में से किसी ने उससे पूछा भी नहीं था, फर्म में ऐसे प्रोसीजर ही नहीं थे जिसमें ट्रेनी स्टूडेंट्स को रिक्वायर किया जाता कि आपने ऐसे रिलेशनशिप को डिस्क्लोज करना है। तो अब किसका कसूर है? अब उस टीम मेंबर का भी कसूर है कि फर्म का भी है, टीम मेंबर का भी है, क्योंकि टीम मेंबर को चाहिए था, उसने कोड ऑफ एथिक्स तो पढ़ा हुआ है ना, कोड ऑफ एथिक्स, उसको चाहिए था कि वो खुद से भी डिस्क्लोज कर देता, कोई ना भी पूछे तो गलत चीज हो रही है वो खुद से भी डिस्क्लोज कर देना। अब उस टीम मेंबर का भी और फर्म का भी कसूर है, उसके पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एप्रोप्रिएट नहीं है। तो ये सारी जिम्मेदारी, अब मुझे ये बताइए इस सूरत हाल में किसको जिम्मेदार करार दिया जाएगा? विद इन, अच्छा सुने, विद इन द फर्म पता है किसको करार दिया जाएगा? उस टीम मेंबर को। लेकिन आउटसाइड लोग किसको? पार्टनर को। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी की किसकी होती है? पार्टनर की। तो ये बात आपको समझ आई? क्वालिटी कंट्रोल के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, 6 एस्पेक्ट्स हैं जिसमें हमने क्वालिटी को इंश्योर करना है। 6 जगहों पे आपने क्वालिटी इंप्लीमेंट कर दी, आपकी हर ऑडिट एंगेजमेंट क्वालिटी के साथ परफॉर्म होगी। वो कौन कौन से? पहला लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें क्या बताता है अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने एक्सेप्ट करनी है? एंगेजमेंट पार्टनर ने। और फिर पहला एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस स्टेज पे क्वालिटी आपने अप्लाई करनी है, इंश्योर करना है कि सारे प्रोसीजर स्टैंडर्ड या फर्म की पॉलिसी प्रोसीजर रिक्वायर करते हैं वो पूरे हो गए हो। दूसरे नंबर पे आपने इंश्योर करना है ठीक है थ्रू आउट द एंगेजमेंट, और अगर कोई वायलेशन होती है उसके ऊपर एक्शन लेना है और उसको वैल्यूएट भी करना है, वैल्यूएट भी करना है उसको। नेक्स्ट, असाइनमेंट ऑफ टीम। इसका क्या मतलब है कि टीम को एप्रोप्रिएट टीम को असाइन करना है। अब ये एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है और ये भी पार्टनर ही करा होगा, सारी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर की है ना। किस क्लाइंट पे कौन सी टीम को ऑडिट करवाने के लिए लेके जाना है ये डिसीजन पार्टनर का होता है। ये आपका अपना डिसीजन नहीं होगा कि सर मुझे ये क्लाइंट बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने इस क्लाइंट को ऑडिट करने के लिए जाना है ताकि मेरी लर्निंग ज्यादा हो। नहीं, पार्टनर को आपकी लर्निंग से गर्ज नहीं, पार्टनर को इस चीज से गर्ज है क्या आपने वो रिक्वायर्ड कंपिटेंस कैपेबिलिटी मौजूद है जो इस ऑडिट में चाहिए। ठीक है, अब वो डिफरेंट तरह की कैपेबिलिटी रिक्वायर्ड होती है। तो असाइनमेंट ऑफ टीम में पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसी टीम को असाइन करे जिसके पास सफिशिएंट कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी मौजूद है उस एंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए, उस पर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए। ऐसा ना हो कि क्लाइंट हमारा ऐसा है जो कि सिग्निफिकेंट आईटी स्किल्स यूज कर रहा है, आईटी सिस्टम को यूज कर रहा है। अब आईटी सिस्टम अगर क्लाइंट यूज कर रहा है तो एंगेजमेंट टीम के पास भी आईटी स्किल्स होनी चाहिए, नहीं है तो कोई एक्सपर्ट साथ लेके जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि क्लाइंट तो सिग्निफिकेंट आईटी सिस्टम्स यूज कर रहा है और हमारी टीम में किसी के पास भी आईटी स्किल्स नहीं है, वो ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग ही चेक नहीं कर पा रही कि क्या ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग एक्यूरेटली कंप्लीटली हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, तो मुझे बताइए क्या आईटी जो क्लाइंट के बिजनेस की नेचर के हवाले से क्लाइंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहा है उसको सामने रखते हुए प्लानिंग होनी चाहिए कि नहीं, प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ टीम होनी चाहिए कि नहीं।
असाइनमेंट ऑफ टीम का मतलब क्या है कि हमने किन लोगों को असाइन करना है, भेजना है इस क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए। क्लियर हो गए? अब ये 4 एरियाज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल हमने कवर कर लिए। कौन कौन से? पहला लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें उसने कहा अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर की होगी। एक्सेप्टेंस, एथिकल रिक्वायरमेंट, असाइनमेंट ऑफ। अच्छा, टीम को साइन कर दिया, अब टीम क्या करेगी? सिर्फ ये इंश्योर कर लिया कि अच्छी टीम को भेज दिया, अब वो काम खुद ही करते रहेंगे। कि उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी चेक नजर रखनी चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी चेक नजर रखनी चाहिए, चेक रखना चाहिए। अब एंगेजमेंट परफॉर्म करते हुए, एंगेजमेंट परफॉर्म करते हुए क्या होगा, ये जरा गौर से सुनिए। ये एरिया हमारा थोड़ा डिटेल गाइडेंस हमें उसने दिया है। पहले बताइए यहां तक चीजें समझ आ रही है ना, लिंक हो रही है एक के साथ दूसरा। लीडरशिप, एक्सेप्टेंस, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, असाइनमेंट की, असाइनमेंट के बाद अब परफॉर्म, एंगेजमेंट परफॉर्म। एंगेजमेंट परफॉर्म हो रही होती है तो इसकी जिम्मेदारी है एंगेजमेंट पार्टनर की। जिम्मेदारी हर चीज में एंगेजमेंट पार्टनर की होगी, ताकि आप भूल ना जाए। जी बार बार इसलिए मेंशन कर रहा है, हालांकि उसने यहाँ पे कह दिया था कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लीडरशिप हो गए उसकी है, यानी पार्टनर। डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। आपको याद है डॉक्यूमेंटेशन में भी हमने पढ़ा था, बेनिफिट, सीनियर को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं डॉक्यूमेंटेशन, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। टीम की डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू, ये इंश्योर करना किसकी जिम्मेदारी है? अगर सीनियर ने जूनियर का रिव्यू नहीं किया, एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पार्टनर। डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू में फर्क मैंने आपको बता दिया हुआ ना। डायरेक्शन का मतलब पहले बताना टीम को क्या काम करना है, सुपरविजन का मतलब साथ साथ चलते रहो, और रिव्यू का मतलब क्या है? एक छोटी सी केस स्टडी, आपके रियल केस स्टडी आपके सामने रखता हूं। ऑडिट के लिए हमें भेजा गया क्लाइंट पे, और हम 2 महीने के बाद सारे प्रोसीजर परफॉर्म करके वापस लाहौर ऑफिस आ गए। एंगेजमेंट पार्टनर ने आते रिव्यू शुरू हुआ, पहले हैंड ही एक सवाल पूछा, ये चीज आपने देखी है, इनके जो ये वाली इन्वेंट्री है वो एनआरवी पे आ गई कि नहीं आ गई? हमने कहा सर वो तो नहीं, वो तो हमारे बहुत से वेयर हाउस थे, 10 वेयर हाउस थे, हमने सैंपल बेस पे किया, उसमें ये नहीं आया, तो हमें नहीं पता चला। ये पार्टनर का सही ऑडिट नहीं किया आपने, मुझे पहले से पता था, ये तो अखबार में खबर आई थी। ये हमने कहा आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा ये 6 महीने पहले ड्यूरिंग ईयर अखबार में खबर आई थी कि एक गोदाम में आग लग गई है इनकी, और मुझे पहले से शक था इन्होंने इन्वेंट्री को राइट डाउन नहीं किया होगा। बताइए इसमें कोई वायलेशन हुई है? डायरेक्शन नहीं की, वो इंफॉर्मेशन जो उनके पास थी हमें बताना चाहिए, लेकिन पार्टनर नॉर्मली इस इंफॉर्मेशन को बाद का छुपा कर मैं देखूं सही काम करके आता कि नहीं। अगर इसको ये इंफॉर्मेशन पता चल गई, ये टीम इस इंफॉर्मेशन तक पहुंच गई ना, तो फिर इसका मतलब है इसने सही काम किया होगा। पार्टनर बाज़ औक़ात सीनियर ना इस तरह की इंफॉर्मेशन को छुपाते हैं। हम भी मैं पता क्या करता हूँ, टेस्ट है ना, टेस्ट उस बाज़ औक़ात रिव्यू करने के लिए टीए को देता हूँ, देखो इसमें कोई गलती तो नहीं है, और जानबूझ के 2 गलतियाँ रखता हूँ, ये देखने के लिए 2 गलतियाँ पकड़ता है कि नहीं पकड़ता। और जो टीए वो फ़ौरन कहता सर ठीक है, आपने किया, ठीक ही किया होगा, हमें पता। अच्छा मैं बताता भी नहीं, फिर उसको मैं पता चल जाता है, वैल्यूएट कर, अच्छा इसको आइंदा से जिम्मेदारी वाला काम नहीं देना। तो बाज़ औक़ात इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो पार्टनर भी कर रहे होते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड के मुताबिक पार्टनर को सारी इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए जिसको उसको पता है, ताकि टीम बेहतर वेल प्रिपेयर्ड होकर जाए। और सुपरविजन भैया हमें बाद में 2 महीने बाद आके, अब तो सारा ऑडिट कंप्लीट हो गया है, फर्म में बाज़ औक़ात इस तरह होता था, फिर दोबारा बजट अप्रूव करवा के दोबारा जाना पड़ता था, और वो प्रोसीजर परफॉर्म करके आने होते थे। तो सुपरविजन साथ साथ, रिव्यू भी साथ। क्लियर? अच्छा मुझे ये बताइए, टीम 2.5-3 महीने के लिए इकट्ठे काम कर रही है, क्या इनके आपस में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं? डिफरेंट, डिस्क्वालिफिकेशन भी हो जाता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। कुछ ऐसे इश्यूज भी, एक है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एक है कम्प्लेक्स मैटर आ गया जिसके बारे में किसी को नहीं पता क्या करना है। जैसे IFRS 15, मैं ऑडिट करने के लिए गया, IFRS 15 का एक इशू आया जिसके ऊपर मुझे नहीं पता क्या करना है। फॉर एग्जांपल ये है कंसल्टेशन,
भाई सिलेबस में होता तो जरूर पढ़ता मैं, सिलेबस में नहीं था ना। अच्छा जुगत लगा के ना पीछे देखना शुरू हो गया, जैसे सर को पता नहीं चलेगा कौन था। कंसल्टेशन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अच्छा सुन ले, कंसल्टेशन का मतलब क्या है कि अगर ऑडिट के दौरान में आपको कोई डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स मैटर्स सामने आते हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता, तो आपको पूछ लेना चाहिए। ठीक है, फर्म के अंदर ऐसे सिस्टम होना चाहिए जिसमें आप इन इश्यूज को के बारे में गाइडेंस हासिल कर सके। और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मतलब फर्म के अंदर ऐसे क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर होने चाहिए जिनमें अगर दो टीम मेंबर में आपस में इख्तलाफ आ जाता है, उसको रिजॉल्व कैसे करना है वो उसके बारे में लिखा हो। जैसे हो सकता है फर्म के क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर के बारे में लिखा हो कि अगर किसी जगह पे जूनियर और सीनियर का इख्तलाफ आ जाता है रिव्यू करते हुए, सीनियर का ख्याल है कि ये प्रोसीजर ऐसे परफॉर्म होना चाहिए या ये एडजस्टमेंट ऐसे होने चाहिए, जूनियर का ख्याल है नहीं ये एडजस्टमेंट ऐसे होने चाहिए, हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल। तो उस सूरत में क्या होगा, फर्म के प्रोसीजर में लिखा हुआ है कि उस सूरत में सीनियर का पॉइंट ऑफ व्यू प्रिवेल किया जाएगा, सीनियर की, लेकिन जूनियर का पॉइंट ऑफ व्यू डॉक्यूमेंट किया जाएगा, जूनियर का पॉइंट ऑफ व्यू डॉक्यूमेंट, ताकि बाद में अगर इंगेजमेंट पार्टनर रिव्यू करे या क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर आके रिव्यू करे तो उन्हें पता हो कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किस जगह पे अराइज हुआ था, किस चीज की वजह, वो भी उसको कंसीडर कर सके सब्सिक्वेंटली। तो ये डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, और खास तौर पे जो कंसल्टेशन होती है इसकी भी डॉक्यूमेंटेशन। और कंसल्ट करते हुए आपने याद रखे फर्म, खास तौर पे फर्म के पॉलिसी एंड प्रोसीजर को सामने रखना है, क्योंकि अगर आपने इसके खिलाफ कंसल्टेशन की ना किसी और से, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल ब्रीच हो सकता है। आपको याद है केस स्टडी हमने की थी कोड ऑफ एथिक्स में, जिसमें IFRS 15 पढ़ के नहीं गया था एक सीनियर, और उसने अपने दोस्त से पूछ लिया था। तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था एक तो इसका कॉन्फिडेंस का इशू है कि ये पढ़ के नहीं गया स्टैंडर्ड, और दूसरा इसका कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच की है इसने। इसीलिए कंसल्टेशन करते हुए ध्यान से हमने फर्म के पॉलिसी एंड प्रोसीजर के मुताबिक कंसल्टेशन करने हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी समझ आ गया। फिर उसके बाद अगर इंगेजमेंट में क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को रिक्वायर्ड है, याद रखें हर इंगेजमेंट का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू रिक्वायर्ड नहीं होता, पहली चीज ये ध्यान में रखें। नॉर्मली लिस्टेड कंपनीज का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू रिक्वायर्ड होता है। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू वैसे आपको पता है ना किसको कहते हैं हम? अच्छा बताइए, ये इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल होगा? दोनों हो सकते। यहाँ पे इंटरनल की बात हो रही है, इंटरनल की बात हो रही है। इंटरनल और एक्सटर्नल में फर्क बताया था आपको। कौन सा क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू रिपोर्ट साइन होने से पहले होता है और कौन सा बाद में? हमारे सिलेबस में एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल है। ये इंटरनल, तो इसका मतलब है ये अंडरस्टूड है कि ये रिपोर्ट साइन होने से पहले होगा। अब अगर एग्जाम में केस स्टडी में आपको कह दे रिपोर्ट साइन हो गई है और उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो रहा है, तो आप हम कहेंगे वायलेशन, नहीं हम कहेंगे वायलेशन है। अगर ICAP कर रहा है फिर ठीक है, लेकिन अगर फर्म के अंदर कोई दूसरा क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कर रहा है तो हम कहेंगे ये गलत है, इसको तो रिपोर्ट साइन होने से पहले होना चाहिए था। केस स्टडी में ये कह सकता है आपको। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करना है कुछ मैटर्स को। अच्छा अब इसमें और मॉनिटरिंग, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस हो गई, ये सारा काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसके लिए मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। जैसे हमने इंटरनल कंट्रोल में पढ़ा, मॉनिटरिंग कौन करेगा? पार्टनर, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है। अच्छा अब जी QCR और मॉनिटरिंग में क्या फर्क है? शब मॉनिटरिंग है ऑन गोइंग प्रोसेस पे एंगेजमेंट पार्टनर खुद कर रहा होगा साथ साथ मॉनिटरिंग उस प्रोसेस की, और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड में ये भी मॉनिटरिंग ही करेगा, लेकिन ये एंड पे करेगा। मॉनिटरिंग होता है ऑन गोइंग काम को चेक करना, मॉनिटरिंग का मतलब है ऑन गोइंग काम को चेक करना, और रिव्यू का मतलब सुपरविजन, जो सुपरविजन में हम करते हैं, और रिव्यू का मतलब है काम कंप्लीट होने के बाद चेक करना, काम कंप्लीट होने के बाद चेक। फर्ज कीजिए कि मैं एग्जांपल के साथ कॉमन रूम में, फर्ज कीजिए बॉयज कॉमन रूम में है नहीं, बॉयज लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी तो है ना, CCTV कैमरा लगा हुआ है, CCTV कैमरा लगा हुआ है कि कहीं कोई स्टूडेंट किसी गलती से
दूसरे स्टूडेंट की किताब ना ले जाए या कैलकुलेटर ना ले जाए, और एक पर्सन उधर देख रहा है कंटिन्यूसली। एक ये प्रोसेस है। एक दूसरा प्रोसेस, स्टूडेंट ने शाम को जाके कहा सर 3 बजे मैं उधर लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, मेरी किताब और कैलकुलेटर गुम हो गई है, अब आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन लेके गया है। और उन्होंने सीसीटीवी, अच्छा कंसेप्ट ना समझाओ फिर बट को पकड़ देते हैं। और किसी सीनियर बंदे ने उसकी वीडियो निकाल के 3 बजे की उसको देख रहा है। अब ये दोनों प्रोसीजर डिफरेंट है। जो पहले वाला प्रोसीजर है ये क्या है, ये मॉनिटरिंग, और दूसरा वाला प्रोसीजर रिव्यू के काम ठीक हो रहा है कि नहीं। तो ये क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ने भी ये देखना है कि प्रोसीजर ठीक तरीके से परफॉर्म किए गए हैं कि नहीं, और एंगेजमेंट पार्टनर ने भी ये देखना है। लेकिन एंगेजमेंट पार्टनर देखेगा तो उसे क्या कहेंगे, मॉनिटरिंग, और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में। अच्छा, अब आपने काम, और इन सारे कामों का क्या एविडेंस होगा, अच्छा हाँ जी। अच्छा, अभी एक चीज में रखिएगा, मैंने ये स्टैंडर्ड कंप्लीट नहीं पढ़ा, टॉपिक कंप्लीट नहीं किया मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया है, कंप्लीट डिस्कशन इसकी कल होनी है। समझ लीजिए 50% मैंने करवा दिया, 50% अभी है, और इसकी केस स्टडी की प्रैक्टिस भी हमने करनी है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने इसकी रीडिंग कर लेनी है। रीडिंग में बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो आपको समझ नहीं आएंगी। क्यों नहीं समझ आएगी भला, क्योंकि मैंने अभी ओवरव्यू आपको सारा दे दिया है। कुछ खास तौर पे ये क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू वाला एरिया जो है ना, इसमें कुछ, लेकिन फिर भी आपने रीडिंग कर लेनी है। रीडिंग करने से आपको कंसेप्ट पता चल जाएगा कि इसमें चीजें एग्जैक्टली डिस्कस क्या क्या हुई हैं, इस पूरे चैप्टर में डिस्कशन किस चीज की हुई है ये अंदाजा हो जाएगा। रीडिंग कर लीजिएगा आपने, और कल इंशाल्लाह फिर इस चैप्टर को हम कंक्लूड करेंगे और इसके पास पेपर के क्वेश्चन भी करेंगे। असाइनमेंट अगर आप करना चाहें ना, ये असाइनमेंट अगर करना चाहें, हाईली रिकमेंडेड के सिर्फ एक क्वेश्चन कर लें। सारी असाइनमेंट 1 2 3 4 में कोई सा भी एक क्वेश्चन कर ले, जो आपको सबसे छोटा लगे, वो क्वेश्चन कर लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। बेहतर है, लेकिन लाजमी नहीं है, कर ले तो अच्छा है जी। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।